Hello guys, welcome back to my channel. My name is Prachi Tekriwal and I hope you all are doing good. So friends, आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके हैं। और ये फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 जो है वो सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि हम लोग किसी भी फील्ड से बैठ रहे हो, एचआर से बैठ रहे हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या किसी से भी बैठ रहे हो, हम लोग को पेपर 1 का जो है एग्जाम देना ही होता है। तो पेपर 1 के ही ये कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, Which of the evaluation focuses on the identification of deficiencies and difficulties of the learner? तो हमने जो है जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है हम लोग इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ते हैं। और इवैल्यूएशन सिस्टम में अगर आपको याद हो तो हमने तीन सिस्टम हमारा आता है। पहला होता है एक फॉर्मेटिव, फिर दूसरा होता है सम्मेटिव और तीसरा होता है डायग्नोस्टिक, राइट। तो अभी हमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम है, ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन है जिसमें हम लोग फोकस करते हैं लर्नर की डेफिशिएंसीज, यानी किसी भी कमी। अगर जो लर्नर है वो कुछ भी पढ़ रहा है, कुछ समझ रहा है, तो उसके में उसको समझने में क्या जो है कमी आ रही है, क्या डेफिशिएंसीज आ रही है और क्या दिक्कत है, यानी क्या डिफिकल्टीज है जो वो फेस कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे उठाएं सबसे पहले समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो समेटिव इवैल्यूएशन हमारा क्या होता है, जो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो समेटिव टेस्ट होता है बेसिकली इसका फोकस होता है कि हम लोग जो भी एजुकेशन कर रहे हैं, मान लो अगर हम सपोज एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए करने के बाद हमने ओवरऑल क्या पढ़ा, क्या समझा, तो इसके लिए हमारा एक फाइनल एग्जाम हो रहा है, सेमेस्टर्स हो रहे हैं। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन इस चीज के काम आता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, इसमें हमारा फॉलोअप इवैल्यूएशन है। तो भाई ये ऐसा मतलब नॉर्मली कुछ ऐसा टर्म नहीं है, इसको हम लोग फॉर्मेटिव में डाल सकते हैं। फॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है, फॉर्मेटिव का बेसिकली ये एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम है जिसमें कि हम लोग क्लासरूम में साथ साथ में ही डिटरमाइन करते जाते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है। यानी हमने बच्चे को कुछ बताया, हमने बच्चे को कुछ समझाया और साथ में हमने क्या किया, साथ में टीचर ने जो है एक इंट्रैक्शन किया कि ठीक है इसका आंसर दो, इससे समझ में आएगा कि बच्चा कितना समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली टीचर अपना पढ़ाना कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अगर आप ये टर्म देखोगे ना तो आपको कितना इजीली समझ में आ जाएगा। अब डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी बीमारी की बात करते हैं और उसमें डायग्नोसिस होता है तो उसमें हम लोग यही तो देखते हैं भाई कि किस चीज की कमी है एक पेशेंट के अंदर, ठीक है ना, किस चीज के मतलब किस मिनरल्स की कमी है, क्या पेशेंट क्या दिक्कतें जो है फेस कर रहा है। तो इसमें भी वही चीज हुआ कि एक लर्नर है उसको कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज हो रही है कि जो कि एक स्टैंडर्ड करेक्टिव मेजर्स से सही नहीं की जा सकती, यानी जो नॉर्मली टीचर्स अडॉप्ट करते हैं करेक्टिव मेजर्स उससे नहीं सही किया जा रहा है। तो ऐसी इसमें यही डायग्नोसिस किया जाता है कि ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज लर्नर फेस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली जो टीचर्स जो है वो एक्शन लेते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए सी आपका, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ही हम लोग देख पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक लर्नर को क्या डिफिशियंसीज या क्या डिफिकल्टीज आ रही है किसी चीज को समझने में। तो इसका आंसर क्या है, आपका आंसर है इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे हमारे सामने है, इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस writing a format which of the following would form part of supplementary pages, ठीक है। हम एक थीसिस लिख रहे हैं और हमें ये बताना है कि इन सब में यानी कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा सप्लीमेंट्री पेजेस है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो रेफरेंसेस के लिए यूज किया जा रहा है, अलग से लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब अभी देखो ये क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मेट दे दिया जाता है अलग अलग तरीके से और आपको क्या होता है उसको नंबर वाइज लगाना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी हम लोग थीसिस लिखते हैं, ठीक है, उसमें आपको 3 मैटर आते हैं। जो आपका आता है सबसे पहले फ्रंट मैटर होता है, फिर एक आपकी मेन बॉडी होती है और एक आपका होता है एंड मैटर, ठीक है। फ्रंट में आपका टाइटल पेज एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं,
ठीक है, लिस्ट ऑफ फिगर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स होते हैं, नोमेनक्लेचर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपके फ्रंट मैटर में आती हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट तो आपका फ्रंट मैटर हो गया, तो ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सप्लीमेंट्री में तो आएगा ही नहीं, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। अब कंक्लूजन अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारा मेन बॉडी है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, थ्योरी देते हैं, प्रोसीजर्स बताते हैं अपने रिसर्च के, रिजल्ट्स बताते हैं, डिस्कशंस करते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, तो ये मेन बॉडी में आपका आता है, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये सप्लीमेंट्री पेजेस में नहीं आएगा। फिर आपका आता है बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स, और आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स मैंने अभी आपको बताया कि फ्रंट बॉडी में आता है, फ्रंट मैटर में आता है, तो डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका सप्लीमेंट्री पेजेस नहीं होगा। सप्लीमेंट्री पेजेस आपके रेफरेंसेस के लिए यूज होते हैं, यानी कि आपने अपनी जो सारी थ्योरीज, जो सारी चीजें ली है, उसको कहाँ से कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स में आता है, जिसमें आप लिखते हो कि भाई आपने कौन सी बुक, कौन से राइटर की क्या क्या चीजें यूज की, कौन कौन से मटेरियल कहाँ कहाँ से निकाले, तो ये बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स में आता है, जो एंड मैटर का एक पार्ट होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, सप्लीमेंट्री पेजेस इसमें कौन से होंगे, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस होंगे, क्योंकि ये रेफरेंस पर्पज से ही यूज होते हैं। बाकी मेन बॉडी में आपके फ्रंट मैटर में टेबल ऑफ कंटेंट्स, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, और भी जो चीजें आपकी है, टाइटल पेज, नोमेनक्लेचर है, प्रोसीजर्स है, डिस्कशन है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्सेस, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम लोग जो है, मैं आपके ये क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी, और हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं अपने आगे की क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट of teacher has to take cognizance of while addressing students in a classroom। अगर हम लोग क्लासरूम में हैं, मतलब एक टीचर है क्लासरूम में है, तो ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, जो टीचर को लेना चाहिए, टीचर को ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट से बात करते वक्त। अभी देखिए, अभी जब हम लोग भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम लोगों को क्या है भाई, हम लोगों को देखना है कि जब हम लोग स्टूडेंट से बात करें तो हमारी बातों में, हमारी कन्वर्सेशन में क्या हो, एक उतार चढ़ाव हो, ठीक है, मतलब हम लोग कन्वर्सेशन के हिसाब से जो टॉपिक है, जो स्मूथ रनिंग है तो उसको हम लोग फास्ट लेके जाएं, जो हमारा थोड़ा सा टफ है उसको स्लो करके समझाएं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टीचर के लिए। अगर कुछ स्टूडेंट्स को उसको समझाना है तो डेफिनेटली एक वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक वॉइस मॉड्यूलेशन जरूरी है, टीचर को ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ाते वक्त। देखो, रिपीटेटिव पॉज होगा तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, फिक्स पोस्चर रहेगा, तो भाई बच्चा कैसे समझेगा, टीचर एकदम से खड़ा हुआ है और एक प्रॉक्सिमिटी का अवॉइडेंस हम लोग कर दें तो भाई इसका भी कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मतलब एक स्टूडेंट आपका एक कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठा और उसको अवॉइड हम लोग कर दें, तो डेफिनेटली टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एक वॉइस मॉड्यूलेशन जरूरी है, कन्वर्सेशन में उतार चढ़ाव भाई हर कम्युनिकेशन का ये एक मेन प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से उसमें डिफरेंसेस लाने पड़ते हैं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए जब वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करती हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, वॉइस मॉड्यूलेशन। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, चलता है, ठीक है, मतलब बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं में सारे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हो जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से आपको अपने आंसर्स को मार्क करना है। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो है एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पे क्या दिया गया, ए सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है, बी की सिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए को, क्योंकि ये फीमेल है तो एक्स से और इसको वाई से डिफाइन कर देते, ठीक है, सॉरी ये तो अभी हमें पता नहीं है कि बी कौन है। फिर एफ इज डॉटर ऑफ जी, ठीक है, यहाँ जी है और इसकी एफ क्या है, डॉटर है, ठीक है, तो ये डॉटर है तो इसको भी फीमेल। फिर सी इज मदर ऑफ बी, सी जो है बी की मदर है, ठीक है, तो मदर है तो ये भी क्या होगी, फीमेल होगी। डी इज फादर ऑफ सी,
ठीक है। डी क्या है, फादर है सी का, ठीक है। डी जो है फादर है, तो यहाँ पे हम लोग वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ई इज मदर ऑफ डी, तो ये थोड़ा सा हम लोग नीचे इसको बना लेते हैं। अभी देखो ए जो है, ठीक है, ए जो है क्या है, बी की सिस्टर है, और यहाँ पे जो है एफ इज डॉटर ऑफ जी, जो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। सी इज मदर ऑफ बी, सी जो है बी की मदर है, डी जो है सी का फादर है, ठीक है, और ई जो है वो डी की मदर है, ठीक है, ई जो है डी की मदर है। तो अब हमें बताना है कि हाउ ए इज रिलेटेड टू डी एस, तो ए डी की क्या होगी। अगर आप ये देखो कि भाई ये तो इसका क्या हो गया, ये इसकी जो है ग्रैंड, ये भाई इनके ग्रैंड फादर है, और ए क्योंकि ये फीमेल है तो ये ग्रैंड डॉटर होगी, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो ना, ए बी की सिस्टर है, ठीक है, और बी की जो है मतलब सी इज मदर ऑफ बी, सी जो है वो बी की माँ है, डी जो है सी का फादर है, ठीक है, और हमें डी और ए के बीच में ही रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी अगर बी का फादर है तो डी यानी बी का क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, बी का ग्रैंडफादर है तो ए का भी ग्रैंडफादर होगा, और क्योंकि ए फीमेल है तो ये डी की ग्रैंड डॉटर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए, ग्रैंड डॉटर। अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, द प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग अ चेयर, ठीक है, एक चेयर है, ठीक है, इसको बेचने पर क्या होता है, फॉर रुपीज 752, यानी सेलिंग प्राइस क्या है 752, ठीक है, is 1.2 times the loss incurred when the same chair was sold for rupees 400, यानी अगर 400 के लिए चेयर बेची जाती है तो वहां पे लॉस हो रहा है, ठीक है, और 752 की बेची जाती है तो वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो पहले में प्रॉफिट कितना होगा 752, यानी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और हमें ये पता है कि ये जो प्रॉफिट है वो कितना है 1.2 टाइम्स है किसका, ये लॉस इनकर जितना हुआ है, ठीक है, लॉस कितना इनकर हुआ है अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ना बेच करके 400 रुपीज में बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस लॉस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1.2 टाइम्स है हमारे लॉस का, ठीक है, अगर ये 400 रुपीज में बेचा जाता है। अब देखो आपको यहाँ पे कितना इजीली आंसर जो है मिलेगा 752 माइनस एक्स है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते जाएंगे, ठीक है, तो 1.2 आपका ये माइनस है 480, ठीक है। अभी आप देखोगे 1.2 x प्लस एक्स इज इक्वल टू 752 प्लस 480, और आपका यहाँ पे होगा 2.2 x इज इक्वल टू आपका होगा 1232 अपॉन 2.2 इज इक्वल टू, यह आपका हो गया आंसर 560, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या मिल गया 560, तो ये ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, आपका सी है, राइट। तो अगर इसमें क्या है कि देखो एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, इसमें दिया है कि अगर हम लोग 752 की एक चेयर बेचते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा एक प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये 752 में से हम लोग ने कॉस्ट प्राइस माइनस कर ली तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू मिली, और ये प्रॉफिट कितना है, ये 1.2 टाइम्स है, किसके टाइम से, जितना लॉस हुआ अगर 400 रुपए की चेयर बेची जाए, तो लॉस कितना होगा अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, यानी 400 रुपये माइनस करेंगे, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू देखो इसके प्रॉफिट जो है वो 1.2 टाइम्स है इस लॉस के, तो हमने ये इक्वेशन बना लिया और इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते गए और हमें क्या हुआ, आंसर जो है मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी, जिसका वैल्यू है रुपीज 560 जो है कॉस्ट है चेयर की, राइट।
अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको बहुत चीजें जो है ध्यान में रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, हमें बताना है कि यूजीसी, ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले चेयरमैन कौन है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी का आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, श्री हुमायूं कबीर, श्री सी.डी. देशमुख, एम मुलगांवकर, मूलचंद शर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट चेयरमैन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी की बात नहीं करें, तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। राइट, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसमें जो पहले चेयरमैन थे यूजीसी के डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी तो इसके जो आपके चेयरमैन बने वो थे सी.डी. देशमुख। राइट, तो इसमें आपके ये जो सी.डी. देशमुख है इनका जो कार्यकाल था वो 1956 से 61 तक का था, जबकि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जो वर्किंग टाइम था वो 1953 से 55 था। ठीक है, तो ये उस समय जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी और ये फर्स्ट चेयरमैन बने थे, और जब स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई तो फर्स्ट चेयरमैन सी.डी. देशमुख कहलाएंगे। ठीक है, वो सी.डी. देशमुख थे। और अगर हम लोग अभी करंट टाइम की बात करें तो करंट टाइम के जो चेयरमैन है वो है के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति आपके जो है करंट चेयरमैन है। तो आपको ध्यान में रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। सेकेंड, जो जब स्टैट्यूटरी बॉडी बनी तो उसके चेयरमैन श्री सी.डी. देशमुख थे, और जब अभी की करंट टाइम की बात करें तो के संजय मूर्ति जो है करंट आपके चेयरमैन हैं यूजीसी नेट के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो आप इसको बहुत ध्यान से जो है इसको याद करके रखिए, नोट करके रखिए, और ये आगे आपको जो है काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। अगर हम लोग मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें, यानी अगर हमें ये देखना हो कि अगर एक बंदा है कोई भी, हम लोग उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब जो है हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वो आगे ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों से कैसे कोप अप कर सकता है, तो कौन से ऐसे टेस्ट से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कुछ भी एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे एक टेस्ट तो आपका होता ही होता है, वो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जो ओवरऑल हर तरह की चीज़ में आपको आइडेंटिफाई कर सकता है, आपकी कैपेसिटी को, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को जो है कैलकुलेट कर सकता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट अपने आप में काफ़ी है आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। राइट, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपका क्या होगा, इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी सब में लिमिटेशन होती है, लेकिन एप्टीट्यूड क्या है, काफ़ी जो है वाइड आपका ग्राउंड है किसी की कैपेसिटी को एनालाइज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब भाई यहाँ पे देखिए एक पोस्टमैन साहब हैं जो वॉक कर रहे हैं 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम इस ऑफिस। सपोज करते हैं यहाँ पे इनका ऑफिस है और इन्होंने क्या किया, 20 मीटर जो है ये चले। भाई ये लाइन सीधी नहीं गई, आप इसको सीधे मान लेना। ठीक है, तो ये 20 मीटर यहाँ से चल रहे हैं और फिर क्या किया, टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। फिर ये राइट टर्न कर गए अपने और यहाँ पे उन्होंने 10 मीटर और चला। एंड आफ्टर टर्निंग राइट, फिर से ये राइट टर्न कर गए और ये क्या किए, वॉकड 20 मीटर, फिर से 20 मीटर और चले ये। ही अगेन टर्न राइट। अब देखो यहाँ से, क्योंकि इनका डायरेक्शन ये है तो इनका राइट ये हिस्सा होगा, और यहाँ से ये चलते हुए कितना पहुंचे, राइट एंड वॉक 70 मीटर। यहाँ पे वो 70 मीटर पहुंच गए। अब हमें बताना है कि वो कितना दूर है अपने ऑफिस से। अब इनका ऑफिस यहाँ है और वो यहाँ पर है, तो ये दूरी हमें निकालनी है। तो देखो ये साफ नजर आएगा आपका, ये स्ट्रेट है, 20-20 है, तो डेफिनेटली ये आपका डिस्टेंस ये और ये हिस्सा बराबर है। ये आपका 10 मीटर हो गया, 70 में से आप 10 माइनस करोगे तो ये हिस्सा आपको मिल जाएगा 60। तो आंसर आपका क्या होगा, 60 मीटर। तो इसमें से ऑप्शंस में कहाँ है 60, बी, ऑप्शन बी। तो 60 मीटर दूर है वो अपने ऑफिस से उतना चलने के बाद।
आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत मतलब इसी तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते आपके लॉजिकल रीजनिंग में और इन सारी चीज़ों में, बट आपको फास्ट उनको जो है सॉल्व करना होता है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, राइट। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपकी एक स्पीड हो, क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें है आपका क्लासरूम इंट्रैक्शंस आर इन्फ्लुएंस लार्जली बाय, ठीक है, जो क्लासरूम इंट्रैक्शन है वो किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, किस चीज़ का ज़्यादा असर आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन में है स्टूडेंट्स कमिटमेंट, स्टूडेंट कितना कमिटेड है, टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट। अब देखो टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट होगा तो डेफिनेटली इंट्रैक्शन तो होने से रहा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ओवरसाइट, तो अनसॉलिटेड इंटरवेंशंस, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी आपकी, डेफिनेटली नहीं होने वाली है। बहुत क्लियर आंसर इसमें आपका आ रहा है कि इसमें स्टूडेंट की जो कमिटमेंट कितनी है, स्टूडेंट कितना इंगेज हो रहा है, उसी से आपकी क्लासरूम इंट्रैक्शन जो है वो मैटर करेंगी, राइट। तो अभी आपको क्या हुआ कि मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्लासरूम में है उसमें इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, स्टूडेंट कमिटमेंट। स्टूडेंट कमिटमेंट जो है क्लासरूम इंट्रैक्शंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अभी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि MOOCs वॉज सेटअप इन विच ईयर, ठीक है, जो मूक है वो किस ईयर में सेटअप हुआ है। भाई मूक होता क्या है पहले ये तो जान लें। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ये, ठीक है। आपने स्वयं प्रभा और ये सारी चीज़ें अगर आप तैयारी करना आपने अच्छे से शुरू कर दिया तो आपको पता ही है, ठीक है। ये सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो फ्री ऑफ कोर्स से मतलब फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें शुरू किया गया था कि हम लोग जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो हम लोग और वाइड कर सकें, जहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं हो पाते पढ़ने के लिए, जो क्लासरूम्स में नहीं जा पाते, उनके लिए हम लोग दूर बैठे बैठे क्लासरूम्स जो है वो ला पाएँ, ठीक है। तो मूक जो है उसी का एक पार्ट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया NPTEL ने, VGQ ने यूज़ किया है। NPTEL फिलहाल जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, IITs वगैरह काफ़ी इसमें इन्वॉल्व है, और VGQ जिसमें USA भी एक पार्ट है, और VGQ में आपको फीस जो है वो देनी होती है। तो ये जो है मूक मतलब बेसिकली इसीलिए आया था, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म था जिससे हम लोग एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना सके, और जो उसके एक्सेस में नहीं है उनको हम लोग एक्सेस दे सके, दूर बैठे बैठे जो क्लासरूम में नहीं आ सकते उनको क्लासेस प्रोवाइड कर सके। तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक के जो सेटअप हुआ था वो हुआ था 2008 में, ठीक है। ये तो आपको याद ही करना होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर या तो आता है या तो नहीं आता है। तो इसका सेटअप हुआ था 2008 में। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, स्वयं प्रभा, मूक वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही सारे हमारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए और आपको इतना समझ में आया हो कि ये जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी तरीके के बनते हैं। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आपके IT के पार्ट होते हैं, और आपके लॉजिकल रीजनिंग्स के, डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं जो हम लोग अपने आगे आने की क्लासेस में कवर करेंगे। तो अभी हम लोग कुछ कुछ करके ही जो है कुछ सारी चीज़ें अभी कवर कर रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये क्लासेस आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपके कितने काम के हैं, और अपने जो रिव्यूज़ हैं, फीडबैक हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर।